बेंगलुरु का माराथली एरिया, एक बड़ा होटल जो अंदर से एक पब भी था। उस पब में एक ग्रैंड पार्टी चल रही थी, लेकिन वहाँ बाकी के लोग भी अपनी पार्टी एंजॉय करने में लगे हुए थे। वहीं एक साइड पर कुछ लोग किसी का इंतजार कर रहे थे ताकि पार्टी शुरू किया जा सके। एक लड़की बोली, अरे यार, और कितना इंतजार करना होगा? कहाँ है हमारा हीरो, हमारा बर्थडे बॉय? दूसरी लड़की बोली, इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। अभी तक ना बर्थडे बॉय आया है और ना ही उसका केक। तीसरी लड़की ने कहा, मैं कॉल करके देखती हूँ। उस पहली लड़की ने कहा, मैंने कॉल किया था, उसका कहना है अभी वो ट्रैफिक में फंसा है। कौन ट्रैफिक में फंसा है? अचानक से आई आवाज़ से सभी चौंक पड़े। लड़कियों की नज़र जैसे ही सामने खड़े लड़के पर गई, वह सभी भागते हुए उसके गले लग गई और जोर से चिल्लाई, हैप्पी बर्थडे अंश मित्तल। बाकी लड़कों ने भी हाथ मिलाकर अंश को हैप्पी बर्थडे विश किया तो अंश बोला, हे, मेरा बर्थडे केक कहाँ है? बार काउंटर की तरफ एक आवाज़ आई, वो भी तेरी तरह ही है, बेवकूफ़ और बेकार। अंश की नज़र उस ओर गई तो जैसी उससे उम्मीद थी, वहाँ अव्यांश अपने हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े बैठा था। वो उठा और अंश के सामने आकर खड़ा होकर बोला, और लेट लतीफ़ भी, देखना तू आ गया है, लेकिन तेरा केक अभी तक अपना ईगो दिखा रहा है। कितना बदतमीज है वो, तेरे से भी ज्यादा। अंश ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। एक लड़की बोली, हाउ डेयर यू अव्यांश, तुम अंश को इतना बुरा कैसे बोल सकते हो? माना तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर जगह उसकी इंसल्ट करो। ऑफिस में तुम दोनों कॉम्पिटिटर हो, लेकिन ऑफिस के बाहर तुम एक मामूली मिडिल क्लास बॉय हो और अंश मिस्टर मित्तल का बेटा। अव्यांश उसकी बातों से चिढ़ गया। वो अजीब तरह से मुस्कुराकर बोला, मेरी पहचान तो तुमने बता दी रूपल। उप्स, सॉरी रूप्स, लेकिन तुम्हारा ये हीरो जिसके पीछे तुम सब ऐसे लट्टू की तरह नाच रही हो, गुलामी कर रही हो, उसकी खुद की पहचान क्या है? ऑफिस में हम दोनों कॉम्पिटिटर हैं, यानी बराबर हैं। इसका मतलब तो यही ना कि तुम लोग अंश के नहीं बल्कि अंश मित्तल के दोस्त हो। उस लड़की से कुछ जवाब देते नहीं बना, क्योंकि अव्यांश की कही हर बात सही थी। अंश को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी लड़की ने उसके सीने पर हाथ रखा और बोली, बेबी, आज के तुम गुस्सा मत हो, तुम्हें पता है ना वो तुमसे कितना जलता है। और अव्यांश, तुम, आज हमारे दोस्त का बर्थडे है, कम से कम आज के दिन तो तुम अपने दिल से नफरत को निकाल सकते हो। यहाँ हम सब अंश का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अव्यांश हंसते हुए वहीं सोफे पर बैठ गया और अपने दोनों पैर सामने टेबल पर टिकाते हुए बोला, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? ना तो मैं किसी के बुलाने पर आया हूँ, ना किसी के साथ आया हूँ, और ना ही यह पब किसी के बाप का है, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? अंश आज के दिन अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए अपना सारा गुस्सा पीकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, कम ऑन यार, आज तो तुम मेरे से लड़ाई मत कर। माना हमारी नहीं बनती, लेकिन इस वक्त सब भूलकर हम एंजॉय कर ही सकते हैं। प्लीज यार, मेरे लिए अपनी तरफ से यह छोटा सा गिफ्ट समझ के दे सकता है? अव्यांश ने अपने हाथ में रखा वाइन का ग्लास टेबल पर रखा और उठ खड़ा हुआ। फिर धीरे से चलकर अंश के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा कर बोला, गिफ्ट चाहिए तुझे, वो भी मेरी तरफ से? तो गिफ्ट में मेरी तरफ से ये एक छोटी सी एडवाइस रख ले। ये जो तेरे दोस्त है ना, जो आज तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं, वह अंश के नहीं बल्कि अंश मित्तल के दोस्त हैं। यानी जिस दिन तुम मित्तल नहीं रहे या मिस्टर मित्तल ने तुम्हें अपने घर जायदाद से निकाल दिया, तो यह लोग जो आज तेरे लिए मौजूद है, इनमें से कोई तेरे साथ नजर भी नहीं आएगा। तब तो यह लोग तुझे पहचानने से भी इनकार कर देंगे। मेरी ये बात गांठ बांध ले, तुझे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। चल मैं चलता हूँ। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त। ना, हम दोस्त नहीं हैं, जो भी हो, बाय। अव्यांश ने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया और वहां से चला गया। वो लड़की रूपल गुस्से में बोली, तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं बेबी? सारा मूड खराब कर दिया उसने हमारा। पार्टी अभी शुरू भी नहीं हुई और ये सब स्पॉइल करके चला गया। दूसरी लड़की टिया अंश के करीब आई और बोली, अब जाने भी दो उसे, हम पार्टी शुरू करें क्या? लेकिन केक तो अभी आया भी नहीं है, तो पार्टी शुरू कैसे हो सकता है? तो तब तक हम क्या करें?
अंश के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने दोनों लड़कियों को अपनी बाहों में समेटा और दोनों के ही होठों पर बारी बारी से किस करके बोला, तब तक हम गेम खेले अपना वाला। अंश उन दोनों को लेकर वहीं एक प्राइवेट रूम में चला गया। बाकी सारे वहीं बैठे रह गए। उनमें से एक ने कहा, ये अंश का भी अलग ही सीन है, हमसे एक नहीं पढ़ती और ये कमीना एक साथ दो दो लड़कियों के साथ। दूसरा बोला, यह सब बाप के नाम का कमाल है, अगर इसके नाम के आगे भी मित्तल नहीं जुड़ा होता तो ये सीन कभी देखने को नहीं मिलता। एक लड़की जो अपना सर पकड़े बैठी थी वह बोली, अव्यांश बिल्कुल सही बोलता है। जिस दिन मित्तल सर ने अंश के नाम से अपने नाम का मित्तल हटा दिया तो ये सारी तितलियां कहाँ गायब हो जाएंगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। वैसे ये मित्तल सर भी ऐसे ही थे क्या? मेरा मतलब, ये अंश किस पर गया है? एक लड़का बोला, ऐसा मत बोल यार, मित्तल सर तो बहुत सीधे हैं। मेरे पापा उनके लिए काम कर चुके हैं। उनका कहना है कि मित्तल सर की लाइफ में उनकी वाइफ के अलावा कभी कोई और लड़की नहीं आई। उनके घर में सब संस्कारी है और बड़ी मैम तो इतनी प्यारी है कि पूछो मत। पता नहीं ये अंश किस पर गया है और उसके घर में किसी को कुछ पता है भी या नहीं, पता नहीं। एक और ने कहा, शायद उन्हें पता है, इसलिए तो उसे घर से दूर भेजा ताकि अपनी काबिलियत साबित कर सके। लेकिन यहाँ आकर वो और भी खुला। वो लड़का अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। अव्यांश पब से बाहर निकला, उसी वक्त उसका फ़ोन बजा। उसने खुश होकर कॉल रिसीव किया लेकिन उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। दूसरी तरफ से गालियों की बौछार हो गई। अव्यांश के चेहरे पर स्माइल बहुत बड़ी हो गई। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोला, आई लव यू टू। तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले और इस साल भगवान तेरी लाइफ की बैंड बजा दे। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुझे यहाँ पर होना चाहिए था। किसी और के लिए ना सही लेकिन मेरे लिए तो आ ही सकता था। कल शाम को एक फ़्लाइट है, सोच ले, रात को वापस लौट जाना। अव्यांश बोला, मिस सुहानी मित्तल, मैं आपकी तरह अमीर नहीं हूँ जो उड़कर आपके पास पहुँच जाऊँ। मुझे अपने बजट में काफ़ी सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे आपके इस एक सरप्राइज़ के लिए। सुहानी बोली, मैं तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। अव्यांश बोला, मैं भी। अच्छा बता, वहाँ घर में सब कैसे हैं? सुहानी थोड़ी शांत आवाज़ में बोली, तू बात को बदल रहा है ना? अव्यांश हंसते हुए बोला, तेरा मूड ठीक करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। वह सब छोड़ और यह बता आज का क्या प्लान है? सुहानी बोली, कुछ नहीं, वही जो होता है। लेकिन माँ और मासी की बातें थोड़ी सुनी मैंने। शायद वो लोग कोई सरप्राइज की बात कर रहे थे, पता नहीं क्या है। अव्यांश बोला, तो अपना मूड ठीक कर और एंजॉय कर, किसी से नाराज मत होना, माँ से तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें तो आज की न्यूज़ दी ही नहीं मैंने। सुहानी जल्दी से बोली, कैसी न्यूज़? अव्यांश ताना मारते हुए बोला, आज तेरे साथ तेरे भाई मिस्टर अंश मित्तल का भी बर्थडे है। यहाँ उसी की पार्टी चल रही है। तेरा भाई एंजॉय करने में लगा हुआ है। बेचारे मित्तल साहब, उन्हें तो पता भी नहीं कि उनके पीठ के पीछे क्या हो रहा है। अब एहसास हो रहा है कि जब अपने नाम पर कोई बिल फाड़ता है तो कैसा लगता है। खैर तू निकल, सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे। बाय, लव यू, वंस अगेन, हैप्पी बर्थडे। फोन की दूसरी तरफ से सुहानी जल्दी से बोली, एक मिनट रुक, मुझे कुछ और भी कहना है। अव्यांश को बाहर निकलना था लेकिन बातें करते करते होटल के एक कोने में चला गया था और इस बात की उसे खबर भी नहीं थी कि कोई था जो उस दीवार को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे अपने पीछे कुछ गिरने की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो अंधेरे में उसे किसी की परछाई नजर आई। अव्यांश इस तरफ बढ़ने को हुआ लेकिन सुहानी बार बार अव्यांश को आवाज़ दे रही थी, जिससे अव्यांश का ध्यान अपने फ़ोन की तरफ गया। उसने सुहानी को बाय बोला और कॉल काट दिया। उसने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई और उस तरफ देखने लगा। वो परछाई सबसे नज़र बचाकर होटल के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। अव्यांश डर गया कि कहीं कोई आतंकवादी तो नहीं। अंदर होटल में कई लोगों की जान का सवाल था, इसलिए अव्यांश ने भी फुर्ती दिखाते हुए जल्दी से एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचकर पीछे से उसकी गर्दन को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। अगर तुम्हारे इरादे गलत है तो तुम ऐसे ही बचकर नहीं जा पाओगे। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ।
अव्यांश ने एक झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ किया ताकि वो उसका चेहरा देख सके, लेकिन चूड़ियों की खनक से वो चौंक गया। लड़की? जिस तरह से अव्यांश ने उस लड़की को खुद की तरफ किया, उससे वो लड़की लड़खड़ाई और पीछे की तरफ गिरने लगी। अव्यांश ने जल्दी से उसे कमर से थाम लिया। उस लड़की ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसके बाल हवा में अटखेलियां कर रहे थे और अव्यांश, वो तो जैसे उसकी बंद पलकों में कहीं खो सा गया। उस लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो खुद को अव्यांश की पकड़ में पाया। वो जल्दी से सीधी खड़ी हुई और बोली, व्हाट द हेल, मैं तुम्हें किस एंगल से टेररिस्ट लगती हूँ? लेकिन अव्यांश ने कुछ सुना ही नहीं। उसने अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा था। उस लड़की ने जोर लगाकर अपनी कलाई छुड़ाई और बोली, लोगों को पहचानना सीखो मिस्टर। तुम क्या यहाँ सिक्योरिटी का काम करते हो? कोई पुलिस वाले हो? वो कौन तुम? अव्यांश कुछ कह पाता उससे पहले ही एक और लड़की आई और बोली, निशी क्या कर रही है? और ये कौन है? अच्छा, तो इसका नाम निशी है। अव्यांश ने मन में सोचा। निशी बोली, पता नहीं कौन है। उसकी दोस्त बोली, जल्दी चल यहाँ से वरना वापस घर पहुंचने में देर हो जाएगी। तेरे साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। निशी ने अव्यांश से अपनी कलाई छुड़ाई और अपनी दोस्त के साथ अंदर पब में चली गई। कुछ देर तो अव्यांश उसे देखता रहा, फिर उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में कुछ है। उसने अपनी मुट्ठी खोलकर देखी तो एक ब्रेसलेट उसके हाथ में था। उस पर एक नाम उसे नजर आया, निशी। अव्यांश मुस्कुरा उठा। उस लड़की ने एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी थी और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट, जो इस वक्त अव्यांश के हाथ में था। तो अब वो क्या करेगा? क्या वो ब्रेसलेट उस लड़की को वापस करेगा, या अव्यांश और सुहानी के बीच क्या रिश्ता है? जानेंगे आगे कहानी में। एपिसोड 2। मिसेस मित्तल ने अपनी बहन को कॉल लगाया। तब तक वह सुहानी के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दरवाजा अंदर से बंद था, सो उन्होंने बाहर से ही आवाज लगाई, सोनू, सोनू, क्या कर रही है बच्चा? सब पार्टी वेन्यू पर पहुंच चुके हैं और तुम हो कि अभी तक तैयार नहीं हुई। देर हो रही है बाबू। मैं तो पहले ही बोल रही थी घर में ही पार्टी रखते हैं, लेकिन मेरी सुनता कौन है? जब से अंशु गया है तब से। मिसेस मित्तल अपनी ही बात पूरी न कर पाई। अपने बेटे को याद कर उनकी आंखें नम हो गई। फोन की दूसरी तरफ से उनकी दीदी ने आवाज लगाई, खुद भेजा तूने उसे अपने से दूर और खुद ही उसे याद कर रो रही है। अपनी दीदी की बात सुन मिसेस मित्तल बोली, तो और क्या करती मैं भी। बाप के प्यार ने उसे बुरी तरह बिगाड़ कर रख दिया था। घर से दूर अपने पैरों पर खड़ा होना भी तो जरूरी है उसके लिए, वरना जिस कारोबार को उसके पापा ने, बड़े पापा ने और दादाजी ने इतना संभाल कर रखा, उसको कैसे संभाल पाएगा? समर्थ है, लेकिन अंशु को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। माँ हूँ उसकी, कोई दुश्मन नहीं जो दोनों बाप बेटी मेरे से नाराज रहते हैं। पढ़ने के लिए तो उन्होंने खुद ही भेजा था दोनों बच्चों को, फिर अब क्यों? पीछे से मिस्टर मित्तल की आवाज आई। उस वक्त दोनों बच्चे एक साथ थे। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों भाई बहन अपने जन्मदिन पर अलग अलग हैं और इस तरह अपना जन्मदिन मना रहे हैं। पहले कभी हमने इस तरह आज का दिन सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन आज कर रहे हैं। मिसेस मित्तल नाराज होकर बोली, मैंने उसे घर आने के लिए मना तो नहीं किया था। और आपको क्या लगता है वो अपने कमरे में अकेले बैठा होगा? किसी पब या डिस्को में होगा आपका बेटा। वो अभी अपने दोस्तों के साथ। आपकी बात नहीं हुई उससे? मिस्टर मित्तल ने अपनी पत्नी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सुहानी के दरवाजे पर नॉक किया और कहा, सोनू बेटा हमें निकलना है, देर हो रही है। अंदर से सुहानी की आवाज आई पापा, बस थोड़ी देर और। मिसेस मित्तल को नाराज देख मिस्टर मित्तल बोले, तुम्हें पता है ना दोनों बच्चे एक दूसरे से कितना अटैच्ड है। इस तरह दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं और वही गुस्सा बनकर तुम्हारे ऊपर निकल रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं समझता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन इतनी दूर भेजना भी तो सही नहीं था। मिसेस मित्तल की दीदी फोन पर चिल्लाई, तुम दोनों आराम से बातें कर लो, मैं पार्टी के लिए निकल रही हूँ।
बाय। मिसेस मित्तल ने फ़ोन रखा और अपने हस्बैंड से बोली, आप हमेशा बच्चों को अपने साए तले नहीं रख सकते। हमेशा आप उसकी उंगली पकड़कर नहीं चला सकते। उसे खुद की पहचान बनानी होगी। उसे खुद को साबित करना होगा। उसे एहसास होना होगा कि वह किस फैमिली से है। उसके बाद यहाँ उसके साथ देने के लिए आप हैं, भैया हैं, समर्थ है, मॉम है। लेकिन चलना तो उसे अपने पैरों पर ही है। उसे अपनी ही कंपनी में जॉब देने का फैसला आपका था, इसलिए उसे यहाँ से बाहर भेजना ज़रूरी था। मैं बस चाहती हूँ कि हमारा अंशु अपने पापा, बड़े पापा और भाई की तरह ही मित्तल परिवार का मान बढ़ाए, और कुछ नहीं। अपनी पत्नी को हताश देख मिस्टर मित्तल ने उन्हें हग कर लिया और बोले, जानता हूँ तुम गलत नहीं हो, लेकिन एक बाप का मन अपने बच्चों को अकेला महसूस करके ही कांप जाता है। मिसेस मित्तल ने उन्हें अजीब सा लुक दिया तो मिस्टर मित्तल जल्दी से बोले, हाँ तुम एक माँ हो और बाप से ज्यादा माँ इमोशनल होती है, लेकिन इस बार वो अकेला है। हर बार तो अपने दोस्तों के साथ होता था और रात की पार्टी हमारे साथ मनाता था। सुबह उससे बात हुई थी मेरी, मंदिर में था उस वक्त। मैंने ही कहा था उसे एंजॉय करने के लिए। तुम चलो मेरे साथ, सोनू आ जाएगी सभी के साथ। इतने में शिवी भागती हुई आई और बोली, छोटी माँ आप चलिए, मैं आ जाऊंगी उस नकचड़ी को लेकर। मिस्टर मित्तल ने अपनी पत्नी को कंधे से पकड़ा और वहां से ले गए। पार्टी का माहौल। सारे मेहमान पार्टी हॉल में पहुंच चुके थे। बस जिसका बर्थडे था उसी का इंतजार था। इस वक्त सभी को अंश की कमी खल रही थी। दादी सबके सामने मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उनका मन उदास था। चारों बच्चे उनके लिए अनमोल थे, लेकिन किसी एक की कमी ज्यादा खलती है। मिसेस मित्तल उनके पास आई और बोली, मॉम मैं जानती हूँ यहाँ सभी अंशु को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन उसे यहाँ से भेजने का मेरा फैसला गलत था क्या? दादी ने प्यार से उनका सर सहलाते हुए बोली, किसने कहा तुमसे ये सब? उन दोनों बाप बेटे ने? वो दोनों क्या जाने एक माँ का मन। लेकिन यहाँ तो बाप ही उन दोनों की माँ बनकर बैठा है। ऐसे में तुम्हें तो पिता का फर्ज निभाना ही था। इसमें गलत क्या है? किसी एक को तो स्ट्रिक्ट होना ही होगा। मुझे पूरी उम्मीद है वो जल्दी से वापस आएगा और तुम खुद उसे कभी वहाँ से जाने नहीं दोगी। बस इंसान का मन ही तो है। भले ही 10 बच्चे आंखों के सामने हो, लेकिन सबसे ज्यादा हमें उसी की चिंता होती है जो हमारी आंखों से दूर होता है। और कोई बात नहीं। अंशु की माँ दादी के गले लग गई। सुहानी शिविका के साथ पार्टी में आई। हल्के नीले रंग की क्रॉप टॉप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। घर पर तो किसी ने उसे तैयार होते नहीं देखा था। दादी ने जब उसे देखा तो इशारे से अपने पास बुलाया। सुहानी भागते हुए सबसे पहले अपनी दादी के पास आई और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दादी ने भी प्यार से उसका माथा चूम लिया और बोली, बहुत प्यारी लग रही है मेरी राजकुमारी। अंशु की माँ यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी। दादी ने कुछ इशारा किया तो सुहानी ने झुककर अपनी माँ के पैर छुए तो उसकी माँ ने भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उसकी बलाएं ली। सुहानी ने कान पकड़कर कहा, सॉरी मॉम, वो क्या है ना, भाई को बहुत मिस कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी बदतमीजी करती, मुझे माफ कर दीजिए। माँ ने धीरे से उसके गाल पर चपत लगाई और कहा, तुम्हारा भाई इस वक्त पब में है और बहुत एंजॉय कर रहा है। एक तुम ही यहाँ उसके लिए उदास बैठी हो। जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन कौन सा वो हमेशा के लिए गया है? बस कुछ वक्त की बात है। एक बार वो आ जाएगा तो फिर वापस नहीं जाएगा। अब जाओ और जाकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। सुहानी भी उठी और वहाँ से शिवी के पास चली गई। सुहानी के ज्यादा दोस्त नहीं थे, क्योंकि अंशु उसका भाई और बेस्ट फ्रेंड दोनों था। इसीलिए कोई भी, खासकर लड़के, उसके पास आने से भी डरते थे। लेकिन जो भी थे इस वक्त पार्टी में मौजूद थे। सुहानी भी खुश होने की कोशिश कर रही थी और बाकी सब भी उसे चीयर करने में लगे थे। अंशु के पापा और बड़े पापा अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बैठे हुए थे। बाकी सब भी किसी न किसी से बात करने में लगे थे। अंशु की बड़ी माँ दादी के साथ बैठने की बजाय अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी, क्योंकि वह उन दोनों का हमेशा का था। समर्थ और शिविका ने सुहानी के फ्रेंड्स के लिए पूल पार्टी ऑर्गेनाइज करने में अपनी जान लगा दी थी। अंशु की माँ ने आज पूरे दिन अपनी हिम्मत बटोरी थी ताकि अपने बेटे से बात कर सके। जब से वो गया था
उसकी माँ उसकी हर खबर रखती थी, लेकिन आज के दिन तो उससे बात करनी ही थी। अंशु की माँ एक साइड में गई और कांपते हाथों से बड़ी मुश्किल से अपने बेटे का नंबर डायल किया, लेकिन उसका फ़ोन बिजी आ रहा था। माँ का दिल बैठ गया। क्या आज के दिन मैं मेरे बेटे से बात नहीं कर पाऊंगी? क्या आज उसकी आवाज़ भी सुनना नसीब नहीं होगा मुझे? माँ का मन भारी हो गया। इतने में सुहानी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपना फ़ोन उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, मॉम, भाई आपसे बात करना चाहते हैं। उसने सुबह भी कॉल किया था, लेकिन आप मंदिर में थी, उसके बाद बिजी हो गई, फिर मौका ही नहीं मिला। आप बात कर लो उससे, वरना उसका आज का दिन पूरा नहीं होगा। अंशु की माँ ने जल्दी से फ़ोन ऐसे लिया जैसे कुछ कीमती खो जाने का उन्हें डर हो। सुहानी वहाँ से चली गई तो माँ ने फ़ोन कान से लगाया, लेकिन उनसे कुछ कहा नहीं गया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मॉम, अभी भी नाराज़ हो मुझसे? माँ की रुलाई फूट पड़ी, लेकिन अपनी सिसकियों को अपने अंदर ही दबा लिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मॉम, इस तरह से रोकर आप अपने ही फैसले को गलत क्यों ठहराना चाहती हो? मैं जानता हूँ आपने जो किया वो मेरे अच्छे के लिए किया, और मैं आपके इस उम्मीद पर खरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। आखिरकार मैं आपका बेटा हूँ। जानता हूँ पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप जताती नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मुझसे प्यार नहीं है। वैसे सच कहूँ तो मुझे यह लाइफ अच्छी लग रही है। दुनिया के सच से रूबरू हो रहा हूँ, लेकिन जब घर जाता हूँ तो कोई नहीं होता। अपना खाना मुझे खुद बनाना पड़ता है, लेकिन यह भी तो मेरे ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। मैं जानता हूँ आपके कुछ लोग यहाँ हमेशा मेरे आसपास होते हैं, बिना मुझे खबर किए आप तक मेरी हर खबर पहुँचाती है। अंशु की माँ बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को कंट्रोल कर बोली, तू जल्दी से घर आ जा। अंशु बोला, मैं घर वापस आना चाहता हूँ मॉम, लेकिन उसके लिए मैं आपकी बात का अपमान नहीं करना चाहता। आप चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्द आऊँगा आपके पास। मेरे दोस्त और बाकी सारी गर्लफ्रेंड्स भी तो है मेरा इंतज़ार कर रही होगी, उनके लिए तो मुझे आना ही होगा। अंशु की माँ हंस पड़ी और बोली, तू नहीं सुधरेगा। ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए ही सही, लेकिन जल्दी से वापस आ जाना। एपिसोड 3, जोरदार थप्पड़। अव्यांश कुछ देर तक उस ब्रेसलेट को देखते रहा, फिर कुछ सोचने के बाद वहाँ भी पब के अंदर चला गया। अंदर भीड़ पहले से ज्यादा हो चुकी थी और अव्यांश की नजर उसी लड़की को ढूंढ रही थी जिसने काले रंग का लॉन्ग गाउन पहन रखा था, लेकिन उसे वह लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। अंदर ही तो आई थी वो, इतनी देर में कहाँ जा सकती है? अव्यांश अभी यह सोच ही रहा था कि उसका फोन बजा। उसने फोन निकाल कर देखा तो कायरा उसे कॉल कर रही थी। उसने कॉल रिसीव किया और जैसे ही अपने कान से लगाया, उसकी नज़र सामने स्टेज पर नाचती हुई एक लड़की पर गई जिसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। अव्यांश के मुंह से निकला, निशी? कायरा उसके मजे लेते हुए बोली, कौन निशी? अव्यांश को ध्यान आया और वह हड़बड़ा कर बोला, कौन निशी? तेरी फ्रेंड है क्या? तब तक वो बाहर निकल चुका था। कायरा बोली, ज्यादा बकवास न करी, और यह नाम तुमने ही लिया था। सच बता, कौन है ये निशी, वरना मैं सब कुछ आकर बता दूंगी। अव्यांश घबरा गया और बोला, ऐसा मत करना, मैं बताता हूँ। और उसने सारी बातें बता दी। कायरा हंसते हुए बोली, भाई कहीं तू सीरियसली उसके बारे में तो नहीं सोच रहा? ऐसा तो मैं भी न जाने कितनों से टकराती हूँ, मेरी कितनी ही चीजें गुम हुई है, किसी के तो हाथ लगी ही होगी। वो लड़की भी मेरी जैसी ही होगी, तुम देखना, उसे कुछ याद भी नहीं होगा। वो सब छोड़ो और ये बताओ, क्या हो रहा है? अव्यांश ने एक गहरी सांस ली और बोला, कुछ नहीं, पार्टी ओवर हो चुकी है और मैं अब घर जा रहा हूँ। अभी फोन रख, मुझे कैब बुक करनी है। अव्यांश ने बिना कुछ सुने फोन रख दिया, लेकिन उसका फोन एक बार फिर बजा। अंशु के पापा की नजर अपनी पत्नी पर ही थी। सुहानी ने जब अपनी माँ को फोन पकड़ाया था, तभी वो समझ गए थे कि फोन पर कोई और नहीं बल्कि अंशु ही है। मिस्टर मित्तल उन दोनों माँ बेटे के बीच कुछ बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन जब अपनी पत्नी को
अपने आंसू पोंछते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया और पीछे से जाकर उन्हें हग कर लिया। अंशु की माँ जल्दी से अपने आंसू छुपाने लगी तो मिस्टर मित्तल ने उनके हाथ से फोन लेकर स्पीकर ऑन कर दिया और बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत बरखुदार जो तुमने हमारी बेगम साहिबा को रुलाया। अंशु घबराने का नाटक करते हुए बोला, सॉरी जहाँपनाह, गलती हो गई, माफी चाहूंगा। मिस्टर मित्तल उसी अकड़ में बोले, गलती की माफी होती है शहजादे, लेकिन आपने जो किया है वह गुनाहे अजीम है। इसकी सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। अंशु बोला, बापू मैंने आपका नमक खाया है। मिस्टर मित्तल बोले, तो अब गाली खा। दोनों बाप बेटे की इस जुगलबंदी को देखकर मिसेस मित्तल हंस पड़ी। मिस्टर मित्तल मुस्कुराकर बोले, अब लग रही हो मेरी बीवी। अंशु, अपनी माँ को समझा कि वह ज्यादा तुझे याद न करे। जब से तू गया है इसने खुद को इतना बिजी कर लिया है कि मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती। मतलब रोमांस नाम की कोई चीज नहीं बची है लाइफ में। अंशु की माँ अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके बोली, क्या कर रहे हो आप ऐसे बच्चे के सामने, थोड़ा तो उम्र का लिहाज करिए। अंशु के पापा वैसे ही बेफिक्र अंदाज में बोले, अरे ऐसे कैसे, बुढ़ी होगी तुम, उम्र तुम्हारी हो चली है, मेरी नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक और बार प्रेगनेंसी के बारे में सोचना चाहिए? अंशु की माँ अपने हस्बैंड के मुंह पर हाथ रखकर बोली, क्या बकवास कर रहे हो आप? बच्चे शादी के लायक हो गए हैं और अब उनके बच्चों के साथ खेलने की उम्र है आपकी। मेरे अंशु को बिगड़ने में सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है। बेशर्मी की भी हद होती है। अंशु के पापा रोमांटिक होकर बोले, मैं तो बस अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि मैं उनकी माँ से कितना प्यार करता हूँ। और जब वह दोनों आने वाले थे तब मैंने किस तरह अपने बच्चों की और उनकी माँ की सेवा की थी। इससे उनका ही फायदा है। अंशु को भी सीख मिलेगी कि शादी के बाद अपनी पत्नी का कैसे ध्यान रखते हैं। अंशु की माँ कुछ बोलती उससे पहले ही अंशु बोला, बिल्कुल ठीक, और मुझे एक छोटा भाई या बहन कुछ भी मिल जाएगा। वैसे ही सोनू से मेरी ज्यादा बनती नहीं है। जब देखो मुझ पर धौंस जमाती है, मुझे परेशान करती है। आप लोग जल्दी से कोई लूला लंगड़ा देखो और उसकी शादी करवा दो। अंशु की माँ दोनों बाप बेटे के बीच फंस कर रह गई थी। इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन दोनों बाप बेटे को डांट लगाई और फोन रख दिया। बैंगलोर, माराथल्ली। अंश चुंचलाता हुआ अपने कान से फोन लगाए कमरे से बाहर निकला। उसके पीछे पीछे वो दोनों लड़कियां ही बाहर निकली। इन तीनों के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। अंश जाकर सबके बीच बैठ गया। उसे इतनी जल्दी आया देख सबने इशारे से एक दूसरे को तरफ देखा और अजीब तरह से मुस्कुरा दिए। इतनी देर में अंश के लिए केक भी आ चुका था। नाचते हुए निशी की दोस्त मीनू का ध्यान उसकी सुनी कलाई पर गया तो वो बोली, अरे निशी, तेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? निशी एकदम से चौंक गई और अपनी कलाई देखने लगी। वाकई उसकी कलाई में उसका लकी ब्रेसलेट नहीं था। वो पैनिक हो गई और बोली, ओह शिट, ये कहाँ गिरा? मेरा लकी चार्म। घर से तो पहन कर निकली थी मैं, रास्ते में भी देखा था मैंने, मेरे पास ही था, एकदम से कहाँ जा सकता है? मीनू बोली, रिलैक्स यार, यहीं कहीं गिरा होगा। जब हम यहाँ आए थे तब भी तेरी कलाई में ही था। यहाँ ढूंढते हैं, आसपास मिल जाएगा। निशी और उसकी दोस्त लोगों की भीड़ में उस ब्रेसलेट को तलाशने लगे। ढूंढते हुए निशी उस जगह आई जहाँ अंश बैठा हुआ था। उसने कहा, एक्सक्यूज मी, मेरा ब्रेसलेट यहीं कहीं खो गया है। शायद यहाँ किसी के पैरों से लगकर चला आया हो। प्लीज क्या आप देख लेंगे? निशी की रिक्वेस्ट पर बाकी सब तो अपने अपने पैरों के पास देखने लगे, लेकिन अंश वैसे ही बैठा रहा। निशी ने अंश को एक बार फिर रिक्वेस्ट की तो अंश बोला, तुम्हारी चीज है, मैं क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करूं? निशी मन ही मन उसे गालियां देते हुए बोली, अगर एक बार देख लेगा तो इसका क्या बिगड़ जाएगा? ऐसे लोग इस दुनिया में होते ही क्यों हैं, जो खुद को कहीं का महाराजा समझते हैं। निशी वहीं पर बैठ गई और झुक के उसके पैरों के पास देखने लगी। अंश उसकी हर एक हरकत पर नजर बनाए हुए था।
मौका देखकर उसने अपने पैर धीरे से उठाए और निशी के कमर के नीचे सहलाने लगे। उसके टच से निशी एकदम फ्रीज हो गई। लेकिन अंश इतने पर ही नहीं रुका। निशी को कुछ रिएक्ट ना करते देख उसने अपना एक हाथ निशी के कमर पर रख दिया, जो धीरे धीरे नीचे फिसल रहा था। निशी होश में आई और उसने एक झटके से उठकर बिना कुछ और सोचे अंश को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ की गूंज में आसपास के लोगों का ध्यान भी उनकी तरफ गया। सबके बीच अपनी इंसल्ट अंश को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह निशी को हर्ट करने के इरादे से उठा। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे अंश मित्तल को थप्पड़ मारो, औकात क्या है तुम्हारी लड़की? अंश कुछ करता उससे पहले ही निशी ने एक और थप्पड़ अंश को जड़ दिया। अंश के दोस्त जो वहां मौजूद थे उसकी हर हरकत से वाकिफ थे और देख भी रहे थे। उन्होंने अंश को कुछ और करने से रोका। निशी भी वहां रुकी नहीं और तुरंत वहां से निकल गई। उसकी दोस्त मीनू उसके पीछे भागी। मीनू का पूरा ध्यान निशी के ब्रेसलेट को ढूंढने पर था, इसलिए उसने वहां जो कुछ भी हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया। निशी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर निकली तो मीनू ने उसे रोका। लेकिन निशी के दिमाग में जैसे बम फट रहे थे। वह गुस्से से चीखी, समझता क्या है खुद को? ऐसी जगह पर क्या हम लड़कियां अलाउड नहीं है? क्या हम अपनी मर्जी से एंजॉय नहीं कर सकते? खरीद रखा है उसने इस पूरे पब को। अमीर ज्यादा है इसका मतलब क्या सबको अपना नौकर समझेगा? हिम्मत कैसे हुई उसकी मुझे हाथ लगाने की? मेरा दिल कर रहा है मैं उसकी जान ले लूं। मीनू ने उसे शांत कराते हुए कहा, शांत गदाधारी शांत। उस इंसान को तू ना जानती है ना पहचानती है। छोड़ उसे, रात गई बात गई, चलो घर चलते हैं। और उसने जल्दी से कैब बुक किया। कैब का इंतजार करते हुए निशी की नजर सड़क के दूसरी तरफ खड़े कुछ लड़कों के झुंड पर गई। उनके बीच में एक लड़का गिटार लेकर कोई खूबसूरत सा ट्यून बजा रहा था। उस ट्यून ने निशी का गुस्सा एकदम से शांत कर दिया। वो उस धुन में खो गई। इतने में मीनू ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, कैब हमारा इंतजार कर रही है, चल जल्दी, वरना अगर तेरे पापा को पता चल गया तो हम दोनों की खटिया खड़ी कर देंगे। मीनू और निशी अव्यांश के सामने से कैब से निकली, लेकिन अव्यांश गिटार बजाने की धुन में ऐसा खोया था कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा। जब उसका गाना खत्म हुआ तो सामने खड़े लड़के ने उसकी तारीफ की और उन्हें सिखाने को कहा। तो अव्यांश बोला, फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं नहीं जानता मैं यहाँ कितने वक्त के लिए हूँ। वैसे भी इस वक्त मैं अपने सपने के पीछे भाग रहा हूँ। न जाने मुझे मेरे सपने कहाँ लेकर जाएंगे। और एक बार फिर से अब अव्यांश ने गिटार की धुन छेड़ दी। मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी है कहाँ।